बाजार बोलता है। एक बार देख लेते हैं एफआईज का डेटा और उसको पढ़ते हैं कि कल एफआईज ने क्या किया। तो कल एफआईज ने 1500 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग की है और डीआईज ने 2809 करोड़ की बाइंग की है। एक बार देख लेते हैं ग्लोबल इंडिसेस का हाल, क्योंकि आज ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूएस मार्केट कल जब टैरिफ की घोषणा हुई थी उस समय मार्केट क्लोज हो चुका था, तो वहाँ पर जो यूएस के डाउ फ्यूचर थे, नेस्डेक फ्यूचर थे, वो सभी नीचे आ गए थे जब जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट की, क्योंकि अमेरिका का उस समय 4 बज रहा था जब डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट्स किए, तो उनके मार्केट क्लोज होने के बाद आया। तो ये डेटा तो आप देखिए मत कि डाउ जोन्स कहाँ बंद हुआ है। हाँ, ये डेटा जरूर देख सकते हैं कि शंघाई कहाँ चल रहा है। 34% टैरिफ लगने के बाद आधा परसेंट नीचे, इतना बुरा हाल तो इनका भी नहीं है। हैंसेंग करीब 2% है। हाँ, प्रॉब्लम आई है जापान में, जहाँ 3% की गिरावट है। कोस्पी में करीब 0.25% की गिरावट है। आज देख लेते हैं कि ऐसे मार्केट में भी कौन टॉप गेनर्स और लूजर्स हैं, कौन से काउंटर हैं जो कि अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, तो उन पर नजर डालें। तो केपीआर मिल 6.5%, जुबलेंट फार्मा 6.5%, सैनको गोल्ड 5%, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग करीब 5%, स्टाइट सार्कोलैब 5%। बड़े शानदार मूव्स आज देखने के लिए मिल रहे हैं। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि अभी वीकनेस दिखा रहे हैं। तो अवंती फीड्स करीब 9% नीचे, GRWR हाईटेक का करीब 8.25%, परसिस्टेंट सिस्टम 8%, डाबर 7%, सिग्निटी टेक करीब 6%। तो आज आईटी काउंटर्स में थोड़ी गिरावट है और अवंती फीड्स, इस काउंटर पर भी बात करेंगे, क्योंकि जो पोल्ट्री और जो इस तरह की फिशरी से जुड़ी कंपनीज थी, इनको लेके अमेरिका पहले ही काफ़ी सचेत कर रहा था कि दुनिया भर में कि हमारे पर काफ़ी टैक्स लगाए जाते हैं। तो आने वाला समय इन कंपनीज के लिए थोड़ा सा टफ रहने वाला है। एक बार देख लेते हैं किस देश पर कितना टैरिफ लगाया। दुनिया भर पर अमेरिका ने 10% से लेकर 46% तक टैरिफ लगाए हैं। तो जो टैरिफ की दर है, भारत पर 26%, चाइना पर 34%, यूरोप पर 20%, यूके पर 10%, जापान पर 24%, साउथ कोरिया पर 25%, ताइवान पर 32%, वियतनाम पर सबसे ज़्यादा 46%, साउथ अफ्रीका पर 30%, यूक्रेन पर 10%, थाईलैंड, इंडोनेशिया, स्विट्जरलैंड, इन सभी पर 30% से ज़्यादा के टैरिफ है। विनीत सर, हम जैसे कि बात कर रहे हैं कि इंडिया 26%, तो कॉम्पिटिटिव एज तो हमें मिला है कि आज अगर हम और सबसे ज़्यादा नुकसान सर लेकिन इसका किसको होगा? खुद अमेरिकन को होगा जो कि 25-25, 30-30% टैरिफ लगाकर अपने ही गुड्स को महंगा कर रहे हैं। और जब सारे देशों पर लगा दिया, किसी एक दो को सज़ा मिली होती तो दूसरे को एडवांटेज हो जाता। जब सबको सज़ा मिल गई है लाइन में खड़े करके, तो इसमें तो कॉम्पिटिटिव एज जिस पे कम लगा है उसी को फ़ायदा है सर, ऐसा माने? नहीं, देखिए, अमेरिका की दुविधा बहुत घनी थी, क्योंकि उनकी डेट सिचुएशन बद से बदतर हो चुकी थी, बियॉन्ड पॉइंट ऑफ रिपेयर थी। तो वो, या आप डेप्रिशिएट करें करेंसी और उसका इनडायरेक्टली भुगतान भोगे कि आपका डॉलर वीक होता है और आपको चलता है। तो मुझे लगता है कि देर वॉज नो होप इन साइड। तो टू मेक द बेस्ट ऑफ द सिचुएशन, ट्रम्प ने जो किया है वो, मुझे लगता है उनकी सिचुएशन में सबसे बेस्ट डिसीजन था कि आप मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट करो ताकि अपनी लोकल इकोनॉमी इंप्रूव हो। दूसरी चीज आपको समझना चाहिए कि आफ्टर ऑटोमेशन जो आता है, रोबोटिक्स, और जो 4.0, जो इंडस्ट्री 4.0 की बात करते हैं, उसमें ना अगर ह्यूमन एलिमेंट निकाल देते हो आप, तो कॉस्ट बेस काफी फिक्स हो जाता है, राइट? तो जी। उसके चलते एडवेंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ये सारा अभी हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग यूएस में होने वाला है। तो वहां पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अभी शॉर्ट टर्म में उनको काफी तकलीफ होगी इन टर्म्स ऑफ वेजेस एक्सेट्रा। बट जैसे जैसे ऑटोमेशन उधर आता जाएगा, आप देखोगे कि ह्यूमन एलिमेंट कम होने के कारण एक कॉस्ट बेस आपकी फिक्स हो जाती है, उसमें ज्यादा उछल कूद नहीं होती है। तो अमेरिका वो स्टेज पे है जहां पे वो हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग में जा रहा है, ऑटोमेशन में जा रहा है। एंड ये जो डिसरप्शन उन्होंने की है इधर, उसमें अ, तीन चीजें उन्होंने रखी है ध्यान में कि हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन होए। अगर डोमेस्टिक कंजम्पशन करोगे, उससे क्या होगा, टैरिफ्स लगाने से आपका कंजम्पशन थोड़ा कटबैक आएगा।
और जो पूरा अमेरिकन इकोनॉमी डॉलर प्रिंटिंग पे चलता है उस पे थोड़ी रोक लग गई। उनकी थोड़ी सिचुएशन बेटर हो गई, कॉस्ट वो लोग कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म पेन है बट लॉन्ग टर्म गेन है। और उसमें एक तो है लो डोमेस्टिक, आप आके अमेरिका में मैन्युफैक्चर करो, वो ये इंसेंटिव दिया 25% टैरिफ लगा के। दूसरी चीज क्या है कि वो उनका जो सडन शॉक लगने से उनका इकोनॉमी थोड़ी डगमगाएगी, उसके पीछे उनके इंटरेस्ट रेट्स घट जाएंगे। इंटरेस्ट रेट्स घटेंगे तो उनको उनका जो डेट रोल ओवर करना है उनमें काफी राहत मिलती है, क्योंकि 8 से 12 ट्रिलियन का डेट रोल ओवर करना है। और 4% में करो, 3% में करो या 2% में करो, फर्क पड़ता है। तो ये ध्यान में रखे हुए उन्होंने ये किया हुआ है। इससे दूसरी चीज क्या होने वाली है कि इसके बाद में आपका डॉलर डेप्रिशिएट करेगा, क्योंकि आपके एक्सपोर्ट थम जाएंगे, इंटरनेशनल सैंक्शंस लगेंगे आपके ऊपर। भाव बढ़ने से कारण आपका डॉलर घट जाएगा, और डॉलर घटने के कारण उनकी एक्सपोर्ट इकोनॉमी भी रिवाइव हो सकती है। तो ये लॉन्ग टर्म प्लान है, शॉर्ट टर्म पेन है। और ये पूरा ट्रम्प का पूरा उनका गेम प्लान ही था राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, क्योंकि उन्होंने 2-3 वीक पहले कहा था मैं स्टॉक मार्केट को देखता ही नहीं। वेयर अमेरिकन इकोनॉमी एंड ही इज कंप्लीटली श्योर दैट स्टॉक मार्केट हैव टू गो अप। तो ये पार्ट ऑफ द प्लान है। मार्केट नीचे आएंगी, हमें लगता है कि ये एक साल खराब रहने वाला है यूएस इकोनॉमी के लिए। 5,000 के नीचे भी एसएनपी आ सकता है। उसके चलते हमें लगता है कि उसके बाद में आप देखोगे एक टर्न अराउंड आएगा जो सेल्फ सस्टेनिंग रहेगा फॉर द अमेरिकन। बट अभी एक साल खराब है। बिल्कुल सर, एक साल खराब रहेगा जब यूएस का, तो आईटी कंपनीज में क्या करना है? देखिए, कल स्टॉक बेसेंट ने एक बहुत डरावनी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर्स को बोला है आप मैक्स 7 में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको मेगा में इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आप देखोगे मैक्सिमम एलोकेशन ऑफ कैपिटल एक 10 स्टॉक्स में जो है वो फटने वाला है, और वो जो मैक्स 7 में है, वो काफी नेगेटिव होने वाला है। उसका ग्लोबल मार्केट्स पे भी करे इम्पैक्ट आने वाला है, हम उसको डिनाई नहीं करेंगे। लेकिन क्या वो अभी आएगा? हमें लगता है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए बॉटम बन सकता है। थोड़ा बहुत रिलीफ रैली आएगी, क्योंकि यहां से ना वर्स्ट केस सिनेरियो डिस्काउंट हो चुका है। उन्होंने वर्स्ट केस डिस्काउंट किया है। आगे जाके देशों के बीच में काफी नेगोशिएशन होने वाली है यूएसए के साथ। तो आप देखोगे कि पॉजिटिव थोड़ा आता रहेगा। जहां तक इंडिया की बात करें, कंप्लीटली इंसुलेटेड इकोनॉमी है। ऑटो एंसिलरीज और आईटी शेयर्स के में नहीं इन्वेस्ट करोगे आप तो अच्छा रहेगा। ये दो पॉकेट्स वीक रहने वाले, पर बाकी सब पॉकेट्स अच्छे रहेंगे। ये जो ग्लोबल कंजम्पशन शॉक इन द यूएस एंड सप्लाई ग्लोबली क्या करने वाला है, आपका इन्फ्लेशन कम करेगा। इंडियन यील्ड्स ऑलरेडी घट चुके हैं। आरबीआई का भी अभी कट आ जाएगा, 100% कट आएगा, लिक्विडिटी मेजर्स आएंगे। और वो हमने देखा था कोविड के टाइम पे जब शॉक हुआ था, तभी वी हैड अ कंजम्पशन शॉक एंड सप्लाई शॉक ऑल्सो। इस बार क्या हो रहा है, आपके पास एक कंजम्पशन शॉक यूएस में है जिसके कारण सप्लाई ग्लट आएगा। तो आपका जो सप्लाई साइड इन्फ्लेशन कम रहने वाला है, इंटरेस्ट रेट्स कम रहेंगे, और इसके चलते मुझे लगता है कि इंडिया में काफी सेक्युलर बुल रन पैन आउट। ठीक बात है। सर, एक बार देख लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल और बाकी बातें क्या कही हैं, क्योंकि उनकी बातें कुछ लोग हंसते भी हैं, कुछ लोग उनको कॉमेडी के तौर पर लेते हैं, लेकिन ये जो बातें थी ये सीरियस थी। और ठीक है, उनके देश के हिसाब से ठीक भी हैं। उन्होंने कहा है कि दूसरे देशों ने हमको लूटा और अमीर बन गए हैं, अब अमेरिका और अमीर बनेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिकी स्टील, ऑटो वर्कर और किसानों को नुकसान झेलना पड़ा है। अमेरिकी ऑटो पर भारत 70% ड्यूटी लगाता है, उन्होंने भारत का जिक्र किया। और उन्होंने कहा कि हम केवल 2.5% ड्यूटी लगाते हैं भारतीय वाहनों पर। उन्होंने जापान, कोरिया पर भी टिप्पणी की कि वो नॉन टैरिफ, नॉन मॉनेटरी बैरियर लगाए हुए हैं। उन्होंने कनाडा का भी जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि 200 से 300% टैरिफ लगाता है हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स पर। मैक्सिको जैसे देशों को हमने बहुत सब्सिडी दी है। ऑस्ट्रेलिया, यूरोप ने अमेरिकी पोल्ट्री और बीफ इंपोर्ट को बैन किया हुआ है। अमेरिकी चावल के इंपोर्ट पर 65% ड्यूटी चाइना लगाता है, 700% ड्यूटी जापान लगाता है।
अमेरिका को विदेशी लेबर की ज़रूरत पड़ेगी अब प्लांट चलाने के लिए और फार्म हाउसेज में काम करने के लिए। ऑटो सेक्टर पर 25% टैरिफ तो लागू भी कर दिया है। विनीत सर, देखिए ये बात तो ठीक है कि डोनाल्ड ट्रंप की आज जो उन्होंने एक्शन लिया है, ऑफ कोर्स वो थोड़ा ख़राब लग रहा है, लेकिन जो बातें हैं क्या वो तर्कसंगत हैं? कि वो कह रहे हैं कि जापान 700% टैरिफ लगाता है हमारे चावलों पर, चाइना 65% लगाता है, इंडिया 70% उनके ऑटोज़ पर ड्यूटी लगाता है, तो और हम कुछ भी ड्यूटी नहीं लगाते हैं, तो हम तो इसलिए रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। ये कितना तर्कसंगत लगता है सर? देखिए, ये उनकी पॉलिसी है। तर्क क्या ढूंढना है उसमें? जो रियलिटी है उसको हमें एक्सेप्ट करना है। आप कितना भी तर्क लगा के आप चेंज कर सकते हो, वो अपने कंट्रोल में तो है नहीं। तो मुझे लगता है कि वी शुड नॉट स्पेक्यूलेट के राइट है कि रॉन्ग है। ये तो हुआ है ना, तो बिल्कुल। हमें अपनी पॉलिसीज इसके चलते हुए बनानी ठीक चाहिए। है। और इंडियन गवर्नमेंट काफी एंगेज कर रहे हैं उनको, तो कोई डील तो वर्कआउट होगी, कुछ तो वर्कआउट होगा। ठीक बात है। एक बार देख लेते हैं कि इंडिया और यूएस के बीच में टैरिफ का डिफरेंस किस तरह का है। कल भी हमने इन ग्राफिक्स पर बात की थी हालांकि, लेकिन मैं एक बार फिर उन्हीं सब ग्राफिक्स को एक बार दिखा देना चाहता हूं कि हम कितना टैरिफ यूएस के प्रोडक्ट्स पर लगाते हैं और यूएस कितना टैरिफ लगाते हैं। तो एग्रीकल्चर पर हम काफ़ी लगाते हैं, करीब 40% का, वो केवल 2% टैरिफ लगाते हैं। टेक्सटाइल पर भी हम करीब 24 से 25% लगाते हैं, वो केवल 9% लगाते हैं। ट्रांसपोर्ट, स्टोन, प्लास्टिक, जेम्स एंड ज्वेलरी, इन सभी पर रेट डिफरेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी नाराज़ थे और हमेशा रहे हैं। और साथ ही अगर देखें तो मेटल, फार्मा को उन्होंने टच नहीं किया। इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मशीनरी, क्रूड ऑयल, सभी पर जो ड्यूटी है हमारी करीब 10% तक आती है और अमेरिका की ड्यूटी हार्डली 1 या 2% के बीच में आती है। विनीत सर, एक चीज़ जो कि मार्केट ये एंटीसिपेट कर रहा था कि ऑन एन एवरेज जो यूएस हम पर टैरिफ लगाता है वो करीब 3% का है, ऑन एन एवरेज जो इंडिया टैरिफ लगाता है वो करीब 12% का था, तो डिफरेंस था 9%। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बॉस, आपने जो टैरिफ का डिफरेंशियल मत देखो, आपने जो नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाए हुए हैं, टैक्स में जो घपलेबाजी की हुई है, जीएसटी लगाए हुए हैं और बहुत तरह की पाबंदियां लगाई हुई हैं, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि जो टैरिफ एक्चुअल में इंडिया लगा रहा है वो 52% है। मैं तो 50% डिस्काउंट दे रहा हूँ, 26% लगा रहा हूँ। और ऐसा उन्होंने इंडिया के ही के संदर्भ में नहीं करा, उन्होंने सारे देशों को इस चीज़ में उन्होंने एक पूरा चार्ट लेकर आए थे, वो ब्लैक बोर्ड जैसा, जिसमें कि उन्होंने बोला था कि चाइना हम पर 68% लगाता है, हम उस पर 34 लगा रहे हैं। वियतनाम हम पर 92% लगाता है, हम उस पर 46% लगा रहे हैं। इस तरह से पूरा उन्होंने चार्ट बना रखा था। सर, ये सही में इस तरह की कैलकुलेशन है या ये केवल डराने के लिए 26% और बाकी देशों पर 46% है? जो बेस टैरिफ था वो 10% ही होना चाहिए था। देखिए, जब वो बोलते हैं कि इंडिया 52% टैक्स लगाता है, अगर ये नंबर गलत होता था तो हमारा गवर्नमेंट इमीडिएटली रिएक्ट करता था ना उस पे कि हम इतना नहीं लगाते हैं। तो जहां तक उन्होंने कुछ कहा है और हमने साइलेंस मेंटेन किया है, इसका मतलब ये कहीं पे उनकी बातों में तो तर्क तो है। और उन्होंने प्लेड इट वेरी स्मार्टली। ग्लोबली लगना नहीं चाहिए कि मैं आपके साथ ज्यादती कर रहा हूं, तो उन्होंने बोला कि मैं 26% लगा रहा हूं, 52% आपका है। और ये हर देश के साथ किया है। तो ही सेइंग दैट मैं हाफ ही टैरिफ लगा रहा हूं, अभी आप आके मेरे साथ नेगोशिएट किए हैं, अगर आप नहीं करोगे तो मैं आपको पूरा टैक्स लगा दूंगा। ये उनकी मेरे विचार में ये उनकी स्ट्रेटेजी है। और ये उनका क्या बोलते हैं ना, फर्स्ट गैम्बिट रहता है, ओपनिंग जो चेस का फर्स्ट मूव रहती है, वो उन्होंने खेली है ताकि सामने वाला रिस्पॉन्ड करे और आपके साथ एंगेज करे टेबल पे डिस्कशन। बिल्कुल। एक बार देख लेते हैं कि आज रिसर्च हाउसेस की टैरिफ पर क्या राय निकल कर आई है इंडिया और बाकी देशों के लिए। तो मॉर्गन स्टैनले की राय है, उन्होंने कहा कि भारत तो उनका पसंदीदा मार्केट है और उनको जो अलर्ट रहना है वो ताइवान, जापान और साउथ कोरिया के मार्केट पर रहना है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। बर्नस्टीन की राय है, उन्होंने कहा कि भारत पर इतना टैरिफ ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, मैक्सिमम सितंबर तक सब कुछ सेटल हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि आईटी और फार्मा
पर टैरिफ से ज़्यादा कोई असर नहीं है, क्योंकि उसको टच ही नहीं किया गया है। फार्मा पे जो 10% टैरिफ हम लगाते हैं वो टच ही नहीं किया गया। तो अमेरिका ने इसी वजह से आज हम देख रहे हैं कि फार्मा शेयरों में अच्छी तेज़ी है। इन पर भी बात करूंगा। यूबीएस ने बोला है कि 26% टैरिफ पर जल्द बातचीत हो जाएगी, और भारत के लेकिन एक्सपोर्ट पर हिट जरूर लगने वाला है। विनीत सर, दो चीज़ें, एक कि जो बर्नस्टीन ने बोला कि फार्मा सेक्टर पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और हम आज देख भी रहे हैं, इनफैक्ट आई थिंक सारे रिसर्च हाउसेज ने ऐसा बोल दिया है। फार्मा शेयरों में लग रहा है कि खरीदारी के मौके हैं, ये बढ़िया मौका है। आईटी स्टॉक्स को हाथ नहीं लगाना है। ऑटो एंसिलरीज में तकलीफ है क्योंकि उधर टैरिफ बहुत ज्यादा लगा है और आपका मार्केट शेयर वहां से घटने वाला है, क्योंकि नियर शोर मैन्युफैक्चरिंग और जो बाकी के कंट्रीज जहाँ पे लेस टैरिफ लगता है वहां पे वो शिफ्ट होने वाला है। तो ये दो सेक्टर को छोड़ के आपको बाकी सब बैंकिंग, पावर, एआई, फार्मा एंड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बहुत एग्रेसिवली बढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट घटने के कारण कंजम्पशन थीम काफी अट्रैक्टिवली प्ले आउट होने वाला है। तो आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स लेने हैं, खास करके जो आपके लिए एसी मैन्युफैक्चरर्स है, उधर काफी बेनिफिट आने वाला है, क्योंकि इंडिया में एसी का बूम बहुत रियलिस्टिक है और लॉन्ग टर्म उसके मेजर्स है, क्योंकि यहाँ की गर्मी किसी को बर्दाश्त नहीं होती है और ये नीड बेस्ड हो गया रादर देन लग्जरी। ठीक है। तो यहाँ पर एक तो ये बात हुई सर। दूसरी बात, जो यूबीएस कह रहे हैं कि जो 26% टैरिफ है, इसमें जो बेसलाइन टैरिफ है वो तो लगी गया 10% सभी पर, जो बाकी एडिशनल 16% टैरिफ है वो 9 अप्रैल से 10 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। तो सर, इसको कैसे देखें कि ये जो 4-5 दिन का गैप बचा है, ये एक हफ्ते का करीब मान सकते हैं, ये बातचीत के लिए रखा गया है, या ये मतलब या ये सही में धमकी है या डराना है कि सारे देश आओ, जो जो नहीं आए हो आप हमसे बात करो, फटाफट से अपनी डील साइन करो और निकलो, ये वो वाली सिचुएशन है क्या सर? एज फार इंडिया इज कंसर्न, इंडिया तो इनके साथ लॉन्ग टर्म में एंगेज कर रहा है। सितंबर तक हमारी उनके साथ नेगोशिएशन चलने वाली है। और कॉम्प्रिहेंसिव, देखिए मोदी जी जो काम करते हैं ना, लॉन्ग टर्म कॉम्प्रिहेंसिव, हर एक चीज का दायरा देके नेगोशिएट करते हैं, तो काफी इलेबरेट डिटेल्ड वर्किंग करने वाले हैं। और ट्रम्प ने बोला भी है कि कंट्री लेवल टैरिफ्स और कैटेगरी वाइज टैरिफ्स भी लगेंगे। तो ये तो शुरुआत है, और आप देखोगे कि इसमें क्या होने वाला है कि देश भी आएंगे उनके साथ बात करने के लिए, नेगोशिएट करने के लिए, और ये कोई कोई देश काउंटर टैरिफ लगाएंगे। इन द वर्ल्ड ना, जियो इकोनॉमिक्स प्रिसीड्स जियो पॉलिटिक्स। तो भले कोई भी स्टैंड लेके मैं आपके ऊपर काउंटर टैरिफ लगाऊंगा, इनको आज जाके उनके साथ बात तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है ग्लोब की। विनीत सर, कल एक और चीज़ हुआ अमेरिका में, वो था टेस्ला का शेयर। बड़ा इंटरेस्टिंग मूव दिया था इस काउंटर ने कल। ये इसके सेल्स नंबर आए, वो ख़राब थे, जिसके बाद ये 4% गिरा। इनकी जो Q1 बिक्री थी, जनवरी मार्च बिक्री, वो कम रही, 3,36,000 यूनिट रही, जो कि एस्टिमेटेड थी 3.9 लाख के मुकाबले। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने सर्कल में बात कर रहे हैं कि अब एलन मस्क का काम हो गया। उन्होंने जो डॉज वर्क पर जो काम था, वो जिस दिन पूरा हो जाएगा वो राजनीति से चले जाएंगे, वापस अपने बिजनेस पर ध्यान देंगे। ऐसा वो अपने ही सर्कल में बात कर रहे हैं। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक तो एलन मस्क अपने बिजनेस में जा रहे हैं। अभी तक तो ये राजनीति में काफ़ी सक्रिय हो गए थे, तो थोड़े लोग परेशान थे। दूसरा कि अगर ये जो सेल्स गिरी हैं टेस्ला की, क्या ये माना जाए, इसको बैरोमीटर माना जाए कि जितनी भी ऑटो कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स, मारुति, हुंडई, जो इंडियन मार्केट में लिस्टेड हैं, इन सभी की भी सेल्स आने वाले समय में इसी तरह से परेशान रहने वाली है? देखिए, यूएस इकोनॉमी से इंडियन पैसेंजर कार मार्केट का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सर, टाटा मोटर का जो एक्सपोजर अमेरिका में और यूरोप वगैरह में, उसको देखकर अगर बात करें तो हाँ, टाटा मोटर्स की अगर आप बात करेगा तो इनका जो लैंड रोवर है वो काफी अग्रेसिव सेल्स है उनके। 30% ऑफ टोटल टॉप लाइन यूएस से आती है।
तो हमें लगता है कि अगर वहां का मार्केट अगर 30% घटता है, ओके, तो नेचुरली सबको तकलीफ होगी। मुझे नहीं लगता है कि 30% घटेगा। मुझे लगता है कि एक इनिशियली 10-15% टूट सकता है, 20% भी टूट सकता है, लेकिन ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस एक 10% का एनुअल फॉल देख सकते हैं हम। अगर एक 10% का फॉल 30% एक्सपोजर में ले, तो वो वर्कआउट होता है 3 to 5%। ओके। तो टाटा मोटर्स की सेल्स 3 to 5% इम्पैक्ट होने वाली है। और वो ये जो 3 to 5% का जो है, वो बाकी के मार्केट से भी डिस्काउंटिंग करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि 3 to 5% टॉप लाइन में यूए टाटा मोटर्स को इम्पैक्ट आएगा। विनीत सर, एक आखिरी सवाल सर, अब क्या खरीदें क्या बेचें? देखिए, अभी तो हमने इतने सारे स्टॉक्स डिस्कस किए, तो वैसे मैं तो आपको कर दिए हैं सर, कहता हूं, लेकिन सर ब्रॉड हो गया अभी, मतलब दो तीन बता दीजिए जो कि लोग, क्योंकि पोर्टफोलियोज में काफी लॉसेज रहे पीछे, तो दो एक स्टॉक बता दीजिए सर। देखिए मैं आपको बोलता हूँ बैंकिंग स्टॉक बहुत बढ़िया परफॉर्म करने वाले हैं। ओके। इसके पीछे मैंने बताया आपको, इंटरेस्ट रेट घटेंगे और कंजम्पशन पिकअप होने वाला, नंबर वन। नंबर, ये काउंटर है। मेरा ये कॉन्ट्ररी ओपिनियन है, मार्केट में सब स्लो डाउन की बात करें, मुझे लगता है इंटरेस्ट रेट कटने के बाद में वी विल सी अ पिकअप इन डोमेस्टिक कंजम्पशन। तो मुझे बैंकिंग स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, कैनरा बैंक, एसबीआई, एंड चलो ये एंड पीएनबी, ये 5 बैंक मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अडानी स्टॉक्स मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट से इनका काफी इनको सुविधा मिलती है। और ये सब इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स है, तो उनको काफी राहत मिलेगी। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट बोरोज इन द कंट्री है, तो इनके सारे शेयर्स को फायदा होगा। अगर हम कंजम्पशन में बात करें, तो एसी मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स है, उसमें आप तेजी कर सकते हो। फार्मा शेयर्स है, और खास करके इसमें सीडीएमओ स्पेस में बहुत बड़ी तेजी आएगी। लॉरस लैब्स, आप डॉक्टर एडीज, फिर आप स्ट्राइड्स फार्मास्यूटिकल्स, ये 3 शेयर हमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो हम समझते हैं कि इनमें काफी अच्छी खासी तेजी हो जाएगी फार्मा। बिल्कुल। तो ये सारे शेयर्स हैं जो मैंने आपको बताया। बिल्कुल। मैं विनीत सर के चलने से पहले बस एक बात बता दूं, विनीत सर उन एनालिस्ट में से हैं जिन्होंने सितंबर में बोला था कि मार्केट नहीं चलेगा, मार्केट यहाँ से ख़राब हो जाएगा, और फरवरी तक नहीं चलेगा। फरवरी तक हमने हाल देख लिया क्या रहा है मार्केट में। अच्छे अच्छे लोगों के पोर्टफोलियो बुरी तरह से रेड हो गए। अब जब सारी लोग डरे हुए हैं कि ये टैरिफ लग गया, ये हो गया, वो हो गया, अब विनीत सर बोल रहे हैं बाय, तो मान लो कि बाय आ गया। तो विनीत सर बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि थोड़ा टाइम के लिए मार्केट वॉलेटाइल रहने वाला है। ओके। तो आप ये मत सोचो कि यहाँ से तुरंत वी शेप रिकवरी आएगा। हाँ। इसमें चैलेंजेस बहुत है, मार्केट थोड़ा डाउन भी जा सकता है यहाँ से। पर ये जो डाउनफॉल आएगा ना, उसमें अगर आप स्टैगर्ड वे में बाइंग करोगे ना, टाइम बेस्ड स्टैगर करके, तो आपको एट द एंड ऑफ दिसंबर आपको निश्चित ही अच्छा मुनाफा कमाने को मिलेगा। हाँ सर ठीक है। देखिए, अब आज बाय करके कल प्रॉफिट बुक करना, वो तो ट्रेडर मेंटेलिटी होगी, हम तो इन्वेस्टर की ही बात कर रहे हैं। और अब पैसिमिज्म तो खत्म हो गया ना सर, जो सितंबर में आप बता रहे थे और फरवरी तक जो आपने उस पैसिमिज्म को मेंटेन किया कि मार्केट में अभी चॉपीनेस रहेगी, मार्केट गिरेगा, या मतलब अभी खरीदारी नहीं करनी है, तो वो पैसिमिज्म तो खत्म हो गया ना सर। देखिए, पेसिमिज्म तो खत्म हो गया, लेकिन अपना इकोनॉमी ना फुल रिवाइवल में नहीं है। तो अगर आप सोचोगे कि मैं बाय एंड स्लीप करूंगा स्टॉक्स के ऊपर, तो ऐसा भी नहीं है। ओके। आपको ये मार्केट में एक्टिवली मॉनिटर करना पड़ेगा, एक्टिवली ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रम्प कौन से कंट्री के साथ क्या डील कभी साइन करेंगे ना, वो आप बात नहीं कर सकते, आप नहीं बता सकते हो। कल उठ के अगर उनकी डील वियतनाम के साथ इंडिया के पहले हो गई, तो आप देखोगे कि आपके जो टेक्सटाइल स्टॉक्स में उसमें हिट लग सकता है। बिल्कुल। तो ये जो डायनेमिक एनवायरनमेंट है ना, इसको आपको बहुत संभल के चलने का है। ये बिल्कुल आने वाले 12 मंथ्स आर गोइंग टू बी गुड
बट दे आर नॉट गोइंग टू बी इजी। तो आपको रिस्क फर्स्ट एंड प्रॉफिट लेटर, यही हमेशा आपका स्ट्रेटेजी रहना चाहिए कि मैं क्या खोने वाला हूँ, क्योंकि हमें कैपिटल नहीं तोड़ना है। ऑलरेडी इतना कैपिटल तोड़ चुके हैं लोग, आगे हमें जाके कैपिटल तोड़ना नहीं है। तो हमें कैपिटल प्रिजर्वेशन, उसके बाद में प्रॉफिटेबिलिटी, और जहां पे और थोड़ा लेट भी खरीदे ना तो अच्छा है, उसमें अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक बात है। चलिए विनीत सर, बहुत अच्छा लगा सर आप आए और सारा मार्केट को बिल्कुल आपने पूरी ये जो डोनाल्ड ट्रंप की कहानी है इसको पूरा कंक्लूजन दे दिया कि हमें किस तरह से मार्केट के बारे में सोचना और इकोनॉमी के बारे में सोचना। थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग ऑन द इम्पॉर्टेंट डेट्स ऑफ। थैंक यू।